दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम बिल्डिंग के ऊपर तकनीकी रूप से 15वीं मंजिल पर बैठे हैं। तेज हवा चल रही है और मेरे हाथ जम रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं पहले से ही नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम दोनों उस छत पर गर्म चादर के नीचे आराम से बैठे हैं और बड़े काले आसमान के नीचे हवाई जहाज को उड़ते हुए देख रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है, केवल एक ही आवाज जो हम सुन सकते हैं वो है हाईवे पर वाहनों का हॉर्न बजना और कुछ फीका पार्टी म्यूजिक पड़ोसी घरों में बज रहा है। अचानक मेरे बॉयफ्रेंड ने चुप्पी तोड़ी। रिचा, मुझे एक कहानी सुनाओ जो शायद कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चे नहीं हो रोनी, मैंने उस पर हंसकर कहा। चलो रिचा, वो जोर देकर कहता है। अचानक मेरे शरीर में एक शीतलता का संचार होता है। मेरे पास मेरे जीवन की एक कहानी है जिसे वो जानना चाहता है। मैंने उसे वो कहानी सुनाने का फैसला किया था जो सचमुच कोई नहीं जानता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बरसात के दिन मुंबई की व्यस्त सड़क पर एक छोटी सुंदर इमारत मजबूती से खड़ी थी। ये इमारत, जिसे VBI बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो मेरा ऑफिस भी था, दिन के वक्त सबसे व्यस्त स्थान हुआ करता था। एक दिन ऑफिस के समय के बाद लगभग खाली कार्यालय में मैं अपने लैपटॉप में डूबी हुई थी। मैं एक सप्ताह पहले ही एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में बैंक में शामिल हुई थी। मैं अपनी रिपोर्ट खत्म करने ही वाली थी कि तभी हाउसकीपिंग स्टाफ में से एक ने मुझे रोक दिया, जिसने रोबोटिक रूप से मेरी डेस्क को साफ कर दिया। उसने मुझे एक नज़र दी, जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो, तुम अभी भी शुक्रवार की रात को ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं अपने पैरों को सीधा करने के लिए खड़ी हुई और महसूस किया कि इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रुप का एक मोटे आदमी और कंपाइलेंस डिपार्टमेंट से गॉसिप क्वीन सहित ऑफिस में केवल 3 लोग थे। ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसका सामाजिक जीवन उबाऊ है। मैंने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और घर के लिए निकल गई। एक दूसरे शहर से होने के नाते मुझे हमारे बैंक के क्वार्टर में समायोजित किया गया था, जो छोटा लेकिन आरामदायक था। मेरा लिविंग रूम दिलचस्प था क्योंकि इसमें एक छोटा काला सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा स्नूकर टेबल था। लिविंग रूम का सबसे अच्छा हिस्सा वो खिड़की थी जो अरब सागर और चौपाटी के दृश्य के लिए खुलती थी। मुंबई में पहला हफ्ता अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जीवन काफी व्यस्त था। मैं विदेशी मुंबई की खोज करने की बजाय गधे की तरह काम कर रही थी, जैसे कि मैंने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, जैसे लिंकिंग रोड की व्यस्त सड़कें, मरीन ड्राइव में बरसात के दिन, वर्ली सी लिंक की महानता और फिल्म सिटी की फिल्मी दुनिया। लेकिन ये सब छोड़कर मुझे बस इतना याद है कि देर रात घर आना, खाना, सोना और ये सिलसिला चलता रहा। अचानक एक रात फर्श पर स्नूकर गेंदों के गिरने के शोर से मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने और डर से भीग उठी। मुझे डर था कि कहीं कोई चोर ना आया हो अंदर, क्योंकि मेरा घर पहली मंजिल पर था और हमारा चौकीदार 60 की उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। कोई भी उससे छिपकर अंदर जा सकता था। मैंने अपने सुरक्षा के लिए एक हाथ में हाई हील्स सैंडल और दूसरे में तकिया लिया और लिविंग रूम की ओर चलने लगी। जैसे ही मैं पहुंची, मैंने 2 लाल आंखों को अपनी ओर घूरती देखा। अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी। मैं लाइट्स चालू करने के लिए दौड़ी। ओह, ये एक छोटी सी बिल्ली थी जो स्नूकर टेबल पर बैठी थी। ये एक प्यारी सी बिल्ली थी, नारंगी रंग की, लेकिन कमजोर दिख रही थी। खुद एक बिल्ली प्रेमी होने के कारण मुझे तुरंत उससे प्यार हो गया। वो भूखी लग रही थी। मैंने उस शाम को दूध का आखिरी ग्लास खत्म किया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे फ्रिज में कुछ अंडे बचे हैं। मैंने उसे कुछ उबले अंडे खिलाए, जो कि वो कुछ ही सेकंड में खा गई। खाने के बाद वो मेरे बेडरूम में मेरे पीछे पीछे आई। बहुत ही शालीनता से खुद को मेरी चादरों के नीचे समायोजित किया, साफ किया और सो गई।
जल्दी हमें एक नौकरानी राधा मिल गई। वो एक खुश मिजाज व्यक्ति थी। वो सुबह जल्दी काम करती थी और मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी। राधा, किटी और मैंने एक बेहतर तिकड़ी बनाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही कहानी लिखी थी। जिस दिन मैं बीमार पड़ी उस दिन तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरा पूरा शरीर बुखार से जल रहा था। डॉक्टर ने मलेरिया होने की पुष्टि की। मैंने अपने माता पिता को नहीं बताने का फैसला किया क्योंकि मैं और अधिक स्वतंत्र होना चाहती थी। दूसरा कारण यह था कि मैं नहीं चाहती थी कि वे घबराएं। मैं इस नए शहर में बिल्कुल अकेली और बीमार थी, इसीलिए राधा कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने को तैयार हो गई। अगले कुछ दिनों तक मैंने बस उबला हुआ खाना खाया और अपनी बिल्ली के पास सो गई। एक रात, उठो दीदी, राधा चीख पड़ी। क्या हुआ राधा? मैंने पूछा, लेकिन अभी भी अपनी दवाओं के नशे में थी। राधा कांपती रही और लिविंग रूम के बारे में कुछ बुदबुदाती रही और बिल्ली भी लगातार किसी को देखकर गुर्रा रही थी। मैं लिविंग रूम की ओर दौड़ी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था जो मुझे मिल सकता था। इसलिए मैं सोच रही थी कि इस स्थिति का कारण क्या है। दीदी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? राधा ने कांपते हुए पूछा। जरूर राधा, तुम यहाँ सो जाओ। मैं बिस्तर पर सो गई। उसने उस घटना के बारे में फिर कभी बात नहीं की, ना ही मैंने पूछताछ की। कुछ दिनों में मैं तेजी से ठीक हो रही थी। मेरे स्वास्थ्य की देखरेख के लिए राधा का धन्यवाद। अगली सुबह पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं जल्दी उठी और राधा के आने और नाश्ता करने का इंतजार करने लगी। उस दिन वो दिखाई नहीं दी। मुझे लगा कि उसे भी आराम की जरूरत है। उसने पिछले हफ्ते कड़ी मेहनत की थी। मैं कैंटीन से बोरिंग सैंडविच खाने के विचार से रो पड़ी। इसी सोच और खाली पेट में मैं काम पर निकल पड़ी। उसने मेरे फोन कॉल्स को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे मुझे जानती ही नहीं थी। अब मुझे उस रात उसकी आंखों में डर याद है। एक रात मैंने खाना खत्म किया और अपने बेडरूम में आ गई। बिल्ली जूते के बॉक्स से खेलने में व्यस्त थी। मैं फ्रेश होकर अपनी किताब पढ़ने लगी। मैंने समय का ध्यान खो दिया और रात 3 बजे तक पढ़ती रही। बिल्ली पहले ही सो चुकी थी। अचानक वो लिविंग रूम में किसी चीज पर गुर्राने लगी। मुझे लगा कि वो भूखी है, इसलिए मैं उसे कुछ कैट फूड दिलाने के लिए उठी। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और अपनी स्नूकर टेबल के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति को खिड़की के पास देखकर शून्य रह गई। मैंने महसूस किया मेरे पैर की उंगलियों से मेरे दिमाग में ठंड की लहर दौड़ रही है। मैं बहुत ही डर गई और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वो कोई चोर या कोई अपहरणकर्ता की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन वो इंसान की तरह भी नहीं दिख रहा था। वो कौन था? एक भूत, एक दानव, एक जिन? लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि वो वहां क्या कर रहा था। मैं वापस अपने बेडरूम आ गई। अपने दरवाजे के ठीक बगल में फर्श पर बैठ गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि ये मेरे सीने से निकल जाएगा। अगर वो मेरे बेडरूम में आता है तो मैं इस चीज से कैसे लड़ सकती हूँ? मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता लिविंग रूम में था जो उस चीज ने रोक रखा था। मुझे वो काली मिर्च स्प्रे खरीदना चाहिए था जिसे हमारे एचआर ने हमें अपने बैग में रखने के लिए कहा था। अपने ही घर में लाचारी देखकर मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। अंत में लगभग 4 बजे बिल्ली ने चिल्लाना बंद कर दिया और सो गई। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। वहां कोई नहीं था। मुझे आशा थी कि वो पहले ही चला गया था। मैं वापस बिस्तर पर आई और अपने आप को आराम दिया। मैं उस समय प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत स्तब्ध थी। उस दिन मैंने समझी कि राधा क्यों चली गई। इस असामान्य घटना का अनुभव करने के बाद भी वो तब तक नहीं चली गई जब तक मैं ठीक नहीं हो गई। बेचारी राधा। मुझे आशा है कि वो सुरक्षित है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और सो गई। उस घटना के अगले दिन मैंने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं सकी। वो घटना मेरे दिमाग में दोहराती रही। मैं भयभीत हुई। आप किसी ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते हैं जिसे आप पहचान ही नहीं सकते? राधा इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए भाग्यशाली थी, मैं नहीं थी। मैं नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, पिछली बार की तरह अपने माता पिता को भी नहीं। आखिरकार आज़ादी का स्वाद वाकई मीठा होता है। मैं घर आई, अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था, मानो उस रात कुछ हुआ ही ना हो। तब से मैंने हर रात प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात 8 बजे के बाद बाहर जाने से परहेज किया और रात का खाना छोड़ दिया। मैंने रात 8 बजे के बाद पार्टी करना, किसी से मिलना या किराने की खरीदारी करना बंद कर दिया। रात का खाना स्किप करने से मैं दिखने में कमजोर हो गई थी। मैं डर से कायर बनती जा रही थी। एक दिन मैंने इस बिन बुलाए अजनबी का सामना करने का फैसला किया।
मैं बचपन से इतनी डरपोक नहीं थी। मैंने अपने बिस्तर के नीचे के राक्षस को हमेशा मारा था, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है। मुझे पता था मैं इस चीज से लड़ने जा रही हूँ। मुझे पता था कि भागना कोई विकल्प नहीं था। मैंने वही करना शुरू किया जिसमें मैं अच्छी थी, शोध करना। मैं भूतों के बारे में जो कुछ भी पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा, लेकिन सवाल अभी भी मौजूद था, क्या वो भूत ही था? उस शाम काम के बाद मैं मंदिर गई। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। उस शाम मैं घर आई, अपनी शाम की दिनचर्या पूरी की और अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। इस बार हथियार मेरी पसंद के थे। अगर मुझे हमला करना है तो तेज चाकू, आत्मरक्षा के लिए काली मिर्ची स्प्रे और रिकॉर्ड करने और दुनिया को दिखाने के लिए मोबाइल कैमरा, अगर मैं खुद को बचा नहीं पाई बताने के लिए। उस दिन रात 8 बजे के बाद मैं लिविंग रूम में रही। बिल्ली बेडरूम के अंदर थी, लाइटें बंद थी। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने अपने आप को गर्म कंबल से ढक लिया। मैंने अपने बाल बांधे, चश्मा पहना, अपना मोबाइल कैमरा तैयार रखा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी।